प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज रविवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां आप लोग मुझ पर भरोसा करके अपनी कुंडली और अपने जीवन की समस्याओं को मुझे बताते हैं और कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से आप लोगों को उसका समाधान पता चलता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं कौन सी कुंडली कहां से आती है और क्या उसके उत्तर होते हैं। इत्मीनान से बैठ जाइएगा और पूरा ध्यान इधर ही रखिएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और भगवान न करें कि आपको कहीं जाना पड़े, सब बैठे बैठे मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कविता पांड्या जी की आईडी से आई है। इनकी बेटी का नाम लक्षिता है। डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 2000, 11:20। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और सवाल है आईएएस बन जाने के बारे में। एक बात बताता हूं, आईएएस बनने के लिए लग्न का मजबूत होना जरूरी होता है, तृतीय भाव का मजबूत होना जरूरी होता है, पंचम भाव को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि ये ज्ञान का भाव होता है, उपलब्धि का भाव होता है, मेहनत के बाद परिणाम का भाव होता है। सप्तम भाव को भी श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि ये आपकी प्रकृति है। भाग्य का साथ तो मिलना चाहिए ही, दशम का लाभ भी मिलना चाहिए। ये सब अगर क्षेत्र मजबूत हो रहे हों कुंडली के, ये चैप्टर अगर बेहतर बन रहे हों, इनके अधिपति अच्छे बने बैठे हों, तो निसंदेह व्यक्ति बन सकता है और उसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि अगर ग्रहों का सहयोग आपको मिल जाता है और उनकी रोशनी आपको जिंदा कर देती है तो निसंदेह आपको मारने वाला कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अगर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि आईएएस बन जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि दशा किसकी चल रही है। अभी आपके ऊपर से दशा मंगल की चल रही है, जो होते कहाँ के अधिपति हैं? प्रतियोगिता भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ जाकर के मंगल दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य उनके मित्र होते हैं और सूर्य के साथ निकटता का संबंध तो अति मित्र के राशि में चले गए। क्लियर है? और वहां पे भी सूर्य एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और जन्म कुंडली में शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, जहां भद्रयोग लगा करके बुध खुद बैठे हैं। यहां का अधिपति यहीं बैठा और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति सूर्य लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि गुरु की राशि है, और यहां के अधिपति होकर के गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ हैं। मतलब व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो निसंदेह सूर्य देख रहे हैं तो व्यक्ति को अलंकृत करेंगे, कीर्ति फैलेगी। और चूंकि वहां पे दो दो शुभ ग्रह पहले से ही देखे जा रहे हैं, शुक्र नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति को भागम भाग की स्थिति भी लगी रहेगी। और ये काल जो मंगल की दशा वाला है ना, ये अभी 2025 तक चलने वाला है, चौथे महीने तक। मतलब अगर आप प्रयास करेंगे तो 2025 के बाद में राहु की दशा चलेगी, जो आपकी कुंडली के लिए अशुभ हो रहा है। तो मैं ये बात समझता हूं कि व्यक्ति को उसके पहले अगर प्रयास हो जाए तो ये 2000 की है। अब मुझे उतनी गणना नहीं आती है कि व्यक्ति को कब तक अवस्थाओं में व्यक्ति परीक्षा में शामिल हो सकता है, तो ये तो बात नहीं है, पर मंगल की दशा 2025 तक रहने वाली है। आपको प्रयास करना चाहिए कि पहली बार में हो जाए या दूसरी बार में। पर एक बात बता देता हूं, अगर ये प्रयास पहली बार में सफल नहीं होता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पे है, ये अवरोध पैदा करेंगे। और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के होकर के शुभग्रह बन रहे हैं, भाग्य के अधिपति होकर के जाकर के प्रतियोगिता भाव में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। इनके जस्ट आगे गुरु बैठे हैं, जो कि व्यक्ति को धनदायी और भाग्य की प्रबलता को मजबूत करने के लिए जाने जाएंगे। राहु मिथुन का होकर के बैठा है और ऐसी स्थिति में उसकी पांचवी दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी, सातवीं यहां और नवीं यहां। सुख कमजोर नहीं होगा पर बाहर यात्रा करनी पड़ेगी। तो शायद ऐसी बात हो कि व्यक्ति को नौकरी के चक्कर में बाहर जाना पड़े, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, और कई बार ये भूकंप पैदा करता है तो व्यक्ति को कंफ्यूज करता है। और इसलिए भी कंफ्यूजन बढ़ रही है क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र लाभ को कहीं ना कहीं अवरोध में भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार
ये व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को लाने वाले दिख जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है। तो सूर्य बुध की राशि में बैठे हैं और बुध उनके होते हैं शत्रु, तो सूर्य शत्रु का है, इस वजह से सूर्य की कमजोरी। दूसरा, चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के छठे में बैठा है, यह प्रतियोगिता करा रहा है वो शुभ ग्रह, तो उसका लाभ आप प्राप्त कर सकती हैं। इस वजह से आपको कम से कम शिव जी की पूजा करनी चाहिए और ये बात हमेशा ही याद रखनी होगी। मंगल आपकी कुंडली में अति मित्र के होकर के बैठे हैं क्योंकि वो बेहतरीन बने हैं। बुध भी ठीक बैठा है, स्वराशि का है और कुमार अवस्था का है क्योंकि 22 अंश का है वो, तो ये बात बनती है। गुरु ठीक हैं पर अति शत्रु के हैं क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र उनसे दूर जा रहे हैं। इस वजह से गुरु और शनि आपको प्रायोगिक और प्रतियोगिताओं में सफलता देने वाले और ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र रखने वाले हैं, पर यहां पे गुरु अकेले बैठे हैं जन्म कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, जो कि इस कुंडली में कारक नहीं होता है क्योंकि चतुर्थ भाव का अधिपति तो होता है पर वो घूम करके तृक भाव का अधिपति भी हो जाता है। इसके कारण भी कई बार व्यक्ति का जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर या समाज के ऊपर विष की तरह फैलता नहीं है और अपने प्रभावों को वो कमजोर समझ बैठता है या जितना मेहनत करता है कई बार उसको वो मलिनता में समाहित कर लेता है। निसंदेह इस कुंडली में अगर मैं ये बात कहता हूं तो पंचम भाव के कारक और पंचम भाव के अधिपति जब अति शत्रु में बैठेंगे तो प्राप्त करने के लिए उपलब्धि मेहनत करनी होगी और भाग्य को थोड़ी से बल की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। दसम स्थान में मंगल बैठे हैं, ये आपको प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में सफलता देने के 100% आसार बना रहे हैं और स्वास्थ्य को भी मैं अनुकूल देख रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास करिए, मैंने उत्तर दे रखा है। 2025 तक आपके पास वक्त है, 4 साल का, 5 साल का वक्त है, उसके बाद फिर राहु आ जाएंगे तो लाजवर्त जरूर धारण कर लीजिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली गगन सिंह जी की है, जगधारी है ये, हरियाणा। 2 अक्टूबर 1985 14 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की। लग्न के अधिपति गुरु नीच के, विवाह से संबंधित सवाल है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो लग्नेश कमजोर हुए, वक्री हैं, तो कुछ लोग यहां पे ये कहेंगे कि नीच का ग्रह था, वक्री हो गया तो उच्च का हो गया। तो पहले एक बात बता देता हूं, ग्रह 13 अंश का है तो वक्री होने का उसका कोई अलग से प्रभाव यहां नहीं दिखेगा। क्लियर है? लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में और नीच के बैठे हैं, वस्तुतः वो वक्री होने से उनको कोई असर भी पड़ने वाला नहीं है और वो परिणाम देंगे तो लग्न काफी देंगे क्योंकि ग्रह वक्री है। अगर 20 अंश से थोड़े ऊपर और बढ़ जाते तो उसके प्रभावों में अंतर देखा जाता, पर वो 13 अंश के हैं। नक्षत्र उनका जो है वो श्रवण का है, चंद्रमा के नक्षत्र में लग्न के अधिपति, और वो चंद्रमा होता है इस कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति जिसको दोष नहीं लगता है और राहु के साथ ग्रहण में है। जरा विचार करिए इस जातक की स्थितियां कैरियर वाले क्षेत्र में कितनी अच्छी हो सकती हैं, व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां कितनी हो सकती हैं जिसका लग्नेश कमजोर हो। साथ ही साथ शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं 5 नंबर की राशि में, नीचा विलासी हो रहे हैं, उनके अगले ही भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं। ये एक अच्छी बात हो सकती है पर कैरियर के प्रोस्पेक्ट से ये कुंडली में मंगल और शुक्र का यहां बैठना दाम्पत्य के सुख को कमजोर करता है। साथ ही साथ पंचम भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष पैदा करना व्यक्ति की कुंडली को कमजोर करता है, दाम्पत्य सूत्र को। यहां पे राहु 15 अंश और चंद्रमा है 22 अंश के, 7 अंशों का डिग्री में भेद हो रहा है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जिसका अधिपति नीचा विलासी और बहुत अच्छा नहीं बैठा है क्योंकि राशि उनको वो ठीक नहीं लगती है। नवमांश में पूर्णतया शुक्र जाकर के अस्त हो रहे हैं, मतलब यहां पे सप्तम भाव के अधिपति अस्त और नवमांश कुंडली में शुक्र अस्त नहीं नीच के हो जा रहे हैं पूर्णतया दशम भाव में जाकर के। तो कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है और अभी गुरु का गोचर भी आपकी राशि से चौथे 10वें के संबंध में है, तो कम से कम मेहनत करनी होगी। अगले इसी साल के अप्रैल मई के बाद एक बार प्रयास करिए दम लगा के, क्योंकि एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली के नवमांश चार्ट में चंद्रमा और मंगल का प्रभाव है, ये विलंब से योग बना रहा है। गुरु यहीं पे अकेले बैठे हैं नीच के। यहां पे मैंने कई बार बात कही है कि गुरु का द्वितीय भाव में अकेले बैठना खराब होता है। ये प्रायः कई प्रकार की समस्याओं को देने वाले हो जाते हैं, जैसे विवाह न होना, विवाह विलंब से होना, विवाह में कष्ट होना, संबंधों के बनाने में दिक्कत होना, दाम्पत्य को कमजोर करना, विवाह आने में कष्ट पैदा करना, धन को रोकने में कमजोरियां पैदा करना, आदि आदि समस्याएं होती हैं। व्यय शनि लगातार कराते जा रहे होंगे। सूर्य और बुध का आप लाभ ले सकते हैं। जहां पे बुध अस्त हो रहा है तो दशम भाव का अधिपति अस्त
इस वजह से व्यक्ति को कई बार व्यक्ति के पिता के साथ संबंध कमजोर, व्यक्ति के पैतृक संपत्ति के साथ संबंध कमजोर और पैतृक संपत्ति का भी नुकसान या पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, पैतृक संपत्ति के लिए समस्याएं, ये कई प्रकार की चीजें दिख रही हैं। और ऊपर से चली बाकी की रही सही कसर सारा राहु पूरा कर रहे हैं। आपकी कुंडली के लिए वो बैठा है युवा होकर के, और जन्म कुंडली में वो पंचम भाव में बैठा है चंद्रमा को ग्रहण, जो कि कहीं ना कहीं कष्टदायी स्थितियों को दिखा रहा है। ये आधा फल कर रहा है, सम राशि का बैठा है। इस वजह से ये ग्रह आपकी कुंडली में परिणाम जो दे रहे हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे वाले दे रहे हैं। तो लाजवर्त सबसे पहले पहनना चाहिए, ये बात पहले बता देता हूं। सबसे पहले लाजवर्त पहनिए, और अपनी कुंडली में अगर मनाना है किसी को तो वो गणेश जी को मनाइए। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए। और उसके बाद एक उपाय और बताऊंगा, पर यहां नहीं। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली गोल्डी धाडा जी की है। धाडा ही है ना, ये क्या है इनका नाम? GOLDYDHADDA, गुरविंदर दीप सिंह। 18 जुलाई 1982 22 बजे जालंधर पंजाब से ये कुंडली है। इस आधार पर इन्होंने सवाल पूछा है विवाह के लिए। जरा विचार करिए, ये कुंडली शनि से प्रभावित है। शनि की मूल त्रिकोण राशि से ये प्रभावित, ये लग्न दार्शनिक तत्व का ये लग्न हो जाएगा। लग्न के अधिपति शनि मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली में कारक होते हैं दशम भाव के अधिपति, यानी कि लग्न और दशम कहाँ गए? अष्टम भाव में। तो समस्या कहाँ कहाँ से आ सकती है? यानी कि व्यक्तित्व से, व्यक्ति के प्रत्येक काम से, व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के स्वास्थ्य से और व्यक्ति के भाग्य से, व्यक्ति के कर्म से। इन सब में थोड़ी थोड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि ये यहाँ का अधिपति, अष्टम भाव का अधिपति भी पंचम भाव में जाकर के अस्त हो रहा है सूर्य से, और प्रभाव अपना वो दिखा ही रहा है। आप भले ग्रह को ना समझे। मैं कल ही किसी की कुंडली देख रहा था, फोन पे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि आप भले अपने आप को छोड़ दें कि मुझे भूख नहीं है, पर माता का ध्यान हमेशा अपने बच्चों पे लगा रहता है, और वो हमेशा ये जानती है कि अब उसको भूख लगेगी, अब वो रोएगा। आप मांगते नहीं हो, पर बच्चा अगर रोएगा नहीं तो क्या उसे भोजन नहीं दिया जाएगा? ऐसा भी नहीं है। ग्रह अपना काम हमेशा ही करते हैं, और ये हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा बैठते हैं। पर एक बात बता दूं, अष्टम भाव के अधिपति जहां बैठते हैं उस भाव के प्रभावों को कमजोर करते हैं और उस भाव से संबंधित फल को देने में कमजोरी करते हैं, और ऊपर से वो अस्त भी है, यानी कि समस्या है। और चंद्रमा जन्म कुंडली में बनते हैं छठे भाव के अधिपति। रोग का अधिपति बैठा, शुक्र बैठे जो भाग्य के अधिपति हैं, पर वो आपकी कुंडली में जरा देखिए, विचार करिए तो शुक्र का नक्षत्र मृगशिरा का है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। नक्षत्र का बल कमजोर, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु जो कि तुला के होकर के बैठे हैं, यहाँ का अधिपति उनसे दृष्ट है, तो भाग्य भाव का अधिपति गुरु से दृष्ट है, जो कि भाग्य का कारक होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेहनत करनी होगी, क्योंकि जन्म कुंडली अगर मैं देख रहा हूं तो इसके आधार पर शुक्र की स्थिति, तो शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं 3 अंश के हैं, और विषम संख्या में वे वो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी स्थितियां कमजोर होंगी, क्योंकि वो 3 अंश के हो जाएगा ग्रह। 3 अंश का जब हो जाएगा तो बाल अवस्था का होगा, तो पत्नी मिलने में तकलीफदायक हो रही है। धार्मिक कृत्य व्यक्ति के साथ कम हो रहे हैं, और व्यक्ति धार्मिक कृत्य करने चलता है तो कोई ना कोई अड़चने भी आती हैं, क्योंकि गुरु अकेले बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता है। उनकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, और यहां का अधिपति अष्टम में, ये अवयोग हो रहा है, और लग्न का अधिपति पापग्रह होकर के पापग्रह के साथ हो रहा है, और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह से उसकी कोई स्थितियां नहीं बन रही है। साथ ही साथ लग्न बिल्कुल खाली, चतुर्थ खाली, सप्तम खाली, दशम खाली, ये कमजोर बनाती हैं कुंडली को। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव खाली, जहां पे 2 पापग्रह मंगल और शनि का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में विवाह आदि के संबंधों के कमजोर होने की स्थितियों को दिखा रही हैं। पर नवमांश में जरा विचार करते हैं तो लग्न मंगल का बनता है, और यहाँ के अधिपति होकर के वो रोग भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे भी जन्म कुंडली में नवमांश में स्थितियां ठीक बन रही है, क्योंकि बुध और शुक्र में जो है वो दृष्टि संबंध बन रहा है। बुध द्वितीय भाव में और शुक्र अष्टम भाव में, ये स्थिति ठीक है। पर सूर्य और शनि वैवाहिक सुख को न मिलने का कारण बना रहे हैं। यहाँ का अधिपति होकर के चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के बैठा है नीचाभिलाषी होकर के, तो दिक्कत है और निस्संदेह परेशानी है।
तो मेहनत करनी होगी। शनि की दशा है। आपने पूछा है सवाल कि क्या नीलम पहन सकता हूं? एक ही बार नीलम मत पहनिएगा श्रीमान, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हालांकि शनि में बल है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो बलहीन है, पर एक बात बता देता हूं, तो जन्म कुंडली में वो जो नवमांश पकड़ रहा है वो थोड़ा कमजोर पकड़ रहा है, क्योंकि लग्न के अधिपति एक तो यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं अष्टम भाव में जाने के कारण, और साथ ही साथ वो आपकी कुंडली में नवमांश में भी जा रहा है, तो चतुर्थ भाव में जा रहा है सूर्य जैसे ग्रह के साथ, जो उसके परम शत्रु होते हैं, तो ये कमजोरी बन रही है। कैरियर वाला क्षेत्र में ठीक देख रहा हूं, काम में भी कहीं ना कहीं परेशानी नहीं है, काम में ठीक है वो चीज, पर विवाह आदि की समस्या बन रही है। आपकी कुंडली में राशि आपकी बनती है मिथुन की, और मिथुन राशि से अगर देखता हूं तो संबंध बनेगा, पर थोड़े दिनों के बाद, तो मेहनत करनी होगी। और एक बात बता देता हूं, तो आप अपनी कुंडली में जितनी ज्यादा हो सके सूर्य की पूजा करिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र और कम से कम उनके मंत्रों का जप अवश्य कर लिया करिए। अगर संभव हो तो आपको प्रत्येक दिन कम से कम शिव जी के मंदिर में जाकर के या ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणामृत को पीने का अवसर मिल जाए तो बड़ा लाभ करेगा। शिव जी के मंदिर में जा करके कम से कम प्रदक्षिणा किया करिए और पार्वती जी का ध्यान किया करिए। ये काम आपको तुरंत ही सफलता देने वाला बन सकता है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो शिव जी के शरणागति बनती है। एक बात और कहता हूं, आपको सूर्य की पूजा निरंतरता से करनी चाहिए और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी खींचातानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति मैं कमजोर देख रहा हूं। अगली कुंडली दिल्ली से रेखा देवी की आईडी से है 2 फरवरी 2020 15:30। इस आधार पर बच्चा ये अभी 1 साल का हुआ है, फरवरी में अभी 1 साल का हो जाएगा, 20 का है। तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही राहु बैठे हैं और आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। ये व्यक्ति को बहुमुखी बनाएंगे। भाग्य कैसा है? तो भाग्य भाव में लग्न के अधिपति बैठे हैं और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति शुक्र भी बैठे हैं। जहां बुध नीचाभिलाषी वहीं शुक्र उच्चाभिलाषी हैं, पर वहां पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव और लग्न के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति का एक साथ जाकर के त्रिकोण में बैठना, साथ ही साथ धन भाव के अधिपति का लाभ में उच्चाभिलाषी होकर के पंचम भाव को देखना, ये व्यक्ति की कुंडली को शिक्षा से स्थितियां ठीक देख रहे हैं और दिला रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं, पर हर जगह जरा देख रहा हूं तो इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति तो नीचाभिलाषी हो रहे हैं, पर वो शुक्र के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे वो जितना व्यक्ति की कुंडली में मैं जहां भी देख रहा हूं, तो D4 चार्ट में भी मैंने बात देखी है कि नवम भाव के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं, तो ये अवरोध पैदा करेगा। तो व्यक्ति को बजरंगबली का पाठ करना चाहिए। बच्चा अभी छोटा है, आरंभ से ही संस्कार से युक्त करिए। और एक बात और कह देता हूं, तो D4 चार्ट में भी नवम भाव के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं। लग्न कुंडली में भी नवम भाव के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं। थोड़े से कमजोरी को भी दिखा रहे हैं, पर ध्यान देना होगा। बजरंगबली की पूजा व्यक्ति से रेगुलर करवाते रहिएगा। ये बच्चा जब व्यक्ति बन जाए तो निस्संदेह अपने पिता के साथ संबंधों को और अच्छे तरीके से फ्लरिश करना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली नवीन बंसल जी की है, भटिंडा पंजाब से। ये कुंडली 4 सितंबर 1973 18:45 की कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति बनते हैं शनि, जाकर के पंचम भाव में। व्यक्ति को जो भी काम करना होगा मन लगा करके करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का मन स्थिति का चंचल न होना भी देखा जा रहा है। पर चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से वो चंद्रमा पापक होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति तो गड़बड़ है, पर व्यक्ति है समझदार। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि लग्न का अधिपति पंचम में बैठा है। ये एक अच्छी स्थिति कही जाती है व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बना करके रखने के लिए। आपकी कुंडली में आप खुद का व्यवसाय अगर करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, और व्यक्ति करता भी होगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक के हैं, नीच हो जाते हैं यहाँ पे, और चंद्रमा से दशमस्त सूर्य और बुध जैसे दो ग्रह बैठे हैं। एक सूत्र होता है कुंडली में, चंद्रमा जहां बैठा हो और विशेषतः अगर दशम स्थान में बैठा हो, दशम स्थान का अधिपति अगर कोई पापक ग्रह बनता हो और जन्म कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हो, वहां से 10वें भाव में अगर 2 ग्रह बैठे हों और विशेषतया सूर्य और बुध, तो व्यक्ति को सोने चांदी का कारोबार भी कर लेना चाहिए, जल से संबंधित कारोबार कर लेना चाहिए, सजावटी क्षेत्रों में जाकर के कोई काम कर लेना चाहिए। आपकी स्थितियां जो मैं देख रहा हूं, इसके आधार पर धन भाव का अधिपति 12वें जाकर के नीच का हो रहा है। इस कुंडली में धन योग घटित नहीं हो रहा है। लाभ भाव के अधिपति होते हैं गुरु, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं
नीच के होकर के, यानी कि धन और लाभ के अधिपति दोनों नीच के हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की कुंडली में धन योग घटित नहीं हो रहा है, चंद्रमा भी कमजोर हो रहे हैं, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, कुंडली में नीच के हैं। इस वजह से धन जो आएगी, धन के आने का जो फ्लो है वो रुक रुक करके और बहुत मेहनत करने के बाद है। धन जितना कमाया उतना खर्च हो गया। साथ ही साथ सूर्य और बुध का प्रभाव है, व्यक्ति को विद्वान बना रहे हैं। लग्न के अधिपति का पंचम में जाना केतु के साथ और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में सूर्य के साथ जाकर के अस्त होना, क्योंकि बुध की जो डिग्री है वो 19 की है और सूर्य 18 अंश के हैं। ऐसी स्थितियों में धनेश कमजोर, लाभेश कमजोर, पंचमेश कमजोर। धनेश मतलब गुरु, धन भाव के अधिपति, लग्नेश मतलब लग्न के अधिपति, पंचमेश यानी कि पंचम भाव के अधिपति बुध कमजोर और लाभ के अधिपति भी कमजोर। आपको कई प्रकार से जब जन्म कुंडली में 2-3 बातें और देखता हूं तो यहां पे चंद्रमा बैठे हैं मीन वृश्चिक के होकर के, जो मूलतः 8वें भाव की राशि है और 10वें भाव में बन गई है। इस वजह से भी कई बार समस्याएं बनती हैं और व्यक्ति कई बार कई जगहों से पैसे कमाने का प्रयास करता है और थोड़ा चालाक होता है। स्वार्थी मत बनिए, आप स्वार्थ से युक्त होंगे, इस वजह से भी कई बार आपके पास धन आने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि वृश्चिक राशि के यहाँ के बनने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को वहां पे कई प्रकार से निंदित कृत्य भी करने पड़ते हैं और कई बार वो काम भी करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप व्यवसाय कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं, पर वो कम है। पर आप व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो पेंट का कारोबार कर सकते हैं। पेंट बनाने की मशीन या फैक्ट्री या कोई ऐसा काम जो बिल्डिंग से संबंधित हो, जहां पे भूमि को और भवन को सजाने का कारोबार होता हो। स्टील से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, लोहे का कारोबार कर सकते हैं, बिल्डिंग से संबंधित बिल्डिंग मटेरियल जैसे होता है गिट्टी, छड़, सीमेंट, बालू आदि का कारोबार ये कर सकते हैं, रस्सी का कारोबार कर सकते हैं। ये सारा काम आपकी कुंडली में बनता है। पर अभी आपकी कुंडली में चल रही है सूर्य की दशा और वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव का अधिपति होकर के सप्तम में बैठा है। इस वजह से वो कई बार आय को तभी प्राप्त कराएगा जब आप उसका व्रत, उसकी पूजा और उसके अनुष्ठान करें। उसके पूजा में आपको उसके लिए निस्संदेह उसके मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। सूर्य लक्ष्मी का कारक होता है और व्यक्ति के आत्मविश्वास को बना करके रखने का वो प्रमुख और प्रबल ग्रह होता है। आपकी कुंडली में वो नक्षत्र के हिसाब से पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है और ये शुक्र आपकी कुंडली में नीचा विलासी हो रहे हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। हालांकि सूर्य जहां बैठा है उसके निकटस्थ और एक घर आगे शुक्र जैसा शुभग्रह बैठा है। व्यक्ति को धनदायक ये स्थितियां धन देने वाली बना रही हैं और शुक्र के पीछे सूर्य और बुध, ये ठीक है पर मेहनत करने के बाद। और अभी तो वैसे भी आपकी कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही है तो निस्संदेह वहां पे थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, तो कमजोरी मिलेगी। ये स्थितियां बदल सकती हैं आपकी कुंडली में 2021 के 9वें महीने के बाद, पर वो भी थोड़ी कम। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली है इंदु शुक्ला जी की आईडी से, लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये कुंडली 3 मई 1999 21:50। आईएएस से संबंधित सवाल। लग्न के अधिपति, लग्न खाली, एक तरफ चंद्रमा दूसरी तरफ केतु, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कष्ट करेगा यहाँ पे द्वितीय भाव में। और यहाँ के अधिपति गुरु स्वग्रही हैं, बुध के साथ बैठे हैं। ये व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला बनाएंगे। माता पिता का भक्त और माता पिता से संबंध अच्छे बनाएंगे। चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, केंद्र में शुभग्रह, शुक्र शुभग्रह, तो ये तो कुंडली वैसे भी मजबूत हो रही है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को देख रहे हैं। यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मेहनत करने के बाद फल, क्योंकि उच्च का सूर्य यहीं बैठा है। शनि का नीचत्व भंग भी हो रहा है, गुरु का बुध के नीचत्व को भंग करना, ये भी ठीक बन रही है, तो ये भाव भी ठीक, यहां भी कमजोरी नहीं है। राहु अष्टम में बैठा है, ये आपको लाभ दे सकता है, इसका लाभ आप ले सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है, चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के होकर के शुभग्रह बन रहे हैं। पर राहु के प्रभाव में आने के कारण मन स्थिति चंचल हो सकती है। तो अगर 1-2 बार असफल होंगे तो घबराइएगा मत, पर असफलता का दोष मैं नहीं दूंगा और न ही इसमें कोई कारण है। पर व्यक्ति की कुंडली में 10वें स्थान का अधिपति 10वें स्थान को देख रहा है, नीच का है, पर वो कभी कभी व्यक्ति के टाइम पे उसके ज्ञान को भूलने जैसा बना देता है। और जन्म कुंडली में मंगल यहां बैठे हैं, ये बेहतर है। जन्म कुंडली में षडबल में चंद्रमा सर्वाधिक बलवान है। नवमांश में लग्न का अधिपति आपकी कुंडली में गुरु बन रहे हैं कुंभ के, राहु के साथ बैठे हैं और वो 14 अंश के हैं, यानी कि वो ठीक जा रहे हैं। और दशा भी शुक्र की चल रही है, लाभेश की दशा है। बिल्कुल आगे बढ़िए, निसंदेह शुक्र देख रहा है, पद दे सकता है। जन्म कुंडली में वो आपकी कुंडली में सूर्य 9वें भाव का अधिपति होकर के पंचम भाव में उच्च होना, ये अच्छी बात होती है। यहाँ का अधिपति 5 नंबर की राशि बनी,
5 नंबर की राशि कौन होती है? सिंह राशि। सिंह राशि के अधिपति कौन होते हैं? सूर्य। वो कहां जाके बैठे? 1 नंबर की राशि में वो उच्च के होते हैं। किसके साथ बैठे हैं? तो जन्म कुंडली के द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति। तो यहां पे शनि सामान्य फलदायी होंगे, पर चूंकि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होते हैं शनि, मकर राशि के अधिपति शनि और भाग्य भाव के अधिपति सूर्य, ये धन और भाग्य का योग पंचम भाव में हो जाना ये श्रेष्ठ होता है और ये कमजोर नहीं होगा। दो ग्रह आपस में अति शत्रु के होकर के भी बैठे हों पर अच्छे भाव के अधिपति होते हैं तो कुंडली को वो अच्छा बना सकते हैं। ये बात याद रखने वाली है। इसलिए व्यक्ति को धन का लाभ, क्योंकि केतु है बैठा है, वो भाव को कमजोर नहीं करेगा, पर हाँ वहां पे वो कष्ट दे सकता है विवाह आदि में, तो वहां पे वो क्षेत्र थोड़ा देख लीजिएगा। शुक्र अकेले बैठे हैं, इस वजह से भी विवाह विलंब में जा सकता है। बुध भी सप्तम भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं तो विवाह में समस्या हो सकती है, तो वो वाला सेक्टर आपको अपने भरोसे देखना होगा। मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूं तो ही ठीक रहेगा। पर एक बात बता देता हूं, जन्म कुंडली में कैरियर वाला सेक्टर में कभी भी कमजोर और खराब नहीं देख रहा हूं, क्योंकि D10 चार्ट में भी अगर मैं देख रहा हूं तो लग्न में ही मंगल बैठे हैं और ये बेहतर है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति दशमांश कुंडली में 6 नंबर की राशि यहां बनती है, शुक्र के साथ बैठे हैं, बेहतर है। आगे बढ़िए, अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली भुवनेश चंद्र जी की है, कानपुर उत्तर प्रदेश से ये कुंडली। 13 नवंबर 2003 14:40 मीन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति जाकर के बैठे हैं छठे भाव में। प्रतियोगिता व्यक्ति करेगा, क्योंकि यहां का अधिपति सूर्य आपकी कुंडली में नीच का हो रहा है, तो प्रतियोगिताओं में असफलता के योग भी दिख रहे हैं। भाग्य भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं। 8 नंबर की राशि भाग्येश मंगल बाहर, अपने जन्म स्थान से बच्चे को दूर भेजिए। यहां पे विष दोष बना है, अगर घर में रहेगा तो झगड़े फसाद भी कर सकता है। और वहां का अधिपति बुध भी आपकी कुंडली में सुख में बैठा है। माता से सुख है, माता का संपूर्ण सुख भी मिलेगा, पर व्यक्ति को चतुर्थ भाव में जब शनि और चंद्रमा का विष दोष बनेगा, और वैसे भी जन्म कुंडली में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा शुभग्रह हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं, पर फिर भी यहाँ पे विष दोष है। क्यों ऐसा? क्योंकि 19 अंश के शनि वक्री हैं, और ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो कई बार उसको अशौच या अशुद्धि का दोष लग जाता है। 13 अंश के बुध, जन्म कुंडली में चंद्रमा, ये व्यक्ति की कुंडली में अगर देखता हूं तो नक्षत्र के हिसाब से वो आर्द्रा में है, तो आधा फलदायी होंगे, तो बहुत ज्यादा वो दे नहीं रहे हैं। ऊपर से लग गया है विष दोष, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में राहु, ये व्यक्ति के वाणी को कमजोर कर रहे हैं। वाणी का प्रभाव व्यक्ति को मितभाषी बोलने को कहिए, मितभाषी, कम बोले, वाचाल ना हो। और दूसरी बात कि भाग्य ठीक है, क्योंकि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति मंगल 12वें जाकर के वहां से लग्न के अधिपति को देख रहे हैं, यानी कि लग्न और भाग्य का संबंध बना, पर प्रतियोगिता जारी रहेगी। और उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं, अष्टम में जा रहे हैं, गुरु प्रतियोगिता में हैं, मंगल भाग्येश होकर के 12वें गए हैं। व्यक्ति के मित्र को पहचानना होगा, किसी को भी अपने निकट लाने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। पिता के साथ संबंधों को जितना ज्यादा हो सके बेहतर बनाने का प्रयास करें। वैसे आपकी कुंडली में आपके पिता गुरुवत हो सकते हैं, जातक के साथ पिता का संबंध गुरु की भांति हो। और उसके बाद चंद्रमा और शनि का प्रभाव है, तो जातक के पिता को अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना चाहिए। आप रेगुलर मेरा कार्यक्रम देखते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और एक बात और बताता हूं, आप नियमित रूप से आदरणीय हैं मेरे लिए, ये बात भी मैं जानता हूं। तो निस्संदेह ये बात कहूंगा, सूर्य केतु के साथ है तो कंफ्यूजन में है, वो विशाखा का बैठा है तो व्यक्ति को आत्मविश्वासी और ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में बैठे हैं। पर सूर्य नीचे जाना ठीक नहीं होता है। लग्न कुंडली के अधिपति नवमांश में गुरु जाकर के तुला के हो रहे हैं, वहां वो व्यक्ति को धन को खर्च कराने वाला भी बनाएंगे। तो व्यक्ति को धन खर्च करने से पहले हिदायत दीजिए, और उतने ही पैसे मिले जितना व्यक्ति खर्च करे या जितनी आवश्यकता है। बहुत ज्यादा पैसे देने पे बिगड़ने के चांस कई बार ज्यादा हो जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुंडली अच्छी है, मीन लग्न के जातक खराब नहीं होते हैं, संतुष्टिजनक होती है कुंडली और संतोषप्रद होती है। एक बात और कहता हूं, मीन लग्न के जातकों में दार्शनिकता का भाव होता है, और कई बार वो ऐसी बुद्धि को विकसित करने वाले हो जाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे बदलना नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। क्यों ऐसा नहीं चलेगा? क्योंकि जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति छठे भाव में बैठे हैं, और ये व्यक्ति के पिता को भी नौकरी वाला, और व्यक्ति के पिता को उच्च पद पे आसीन करने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति को भी अच्छे पदों पे ले जाने वाला बना रहा है। क्योंकि भाग्येश खुद दशम स्थान के अधिपति और लग्न के अधिपति को देख रहा है। व्यक्ति मेहनत करे तो निस्संदेह सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ पढ़ता हूं। अगली कुंडली सरबजीत जी की आईडी से सुखविंदर कौर जी की है। ये कुंडली आई है लुधियाना पंजाब से। 24 मार्च 1972 सुबह 4 बजे की कुंडली बनती है, मकर लग्न की। ये मूलतया यहाँ की कुंडली है,
दशम स्थान की, और लग्न के अधिपति होते हैं शनि, जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं शनि और मंगल पंचम भाव में। ये परेशान करने वाले योग बना रहे हैं और इस वजह से व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य में समस्याओं को देखना बनता है। और साथ ही साथ गुरु भी 12वें हैं, इस वजह से भी पेट की परेशानी को देखा जा रहा है। वो प्रबल है और उसका प्राबल्य है, व्यक्ति को कई बार पेट को काटना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है, पेट का चीरफाड़ होना बनता है। यहाँ पे जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति नीच के हैं और सूर्य बुध के युति में यहाँ पे बुध वक्री हैं और ये कष्टकारी होता है। ध्यान से समझिएगा, एक आपको सूत्र बताता हूं। जन्म कुंडली अगर पापक ग्रह के प्रभाव से युक्त होती हो, यहां पे जरा गौर करिए तो चंद्रमा और केतु को लगा है ग्रहण, शुक्र दिग्बली है तो व्यक्ति को सांसारिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। पर रोग भाव के अधिपति बुध अगर वक्री हो और किसी भी क्रूर ग्रह के साथ बैठे हो और यहां के अधिपति से अगर किसी भी तरीके का उनका संबंध न बनता हो तो ये कमजोर हो जाता है। पर यहां पे संबंध बन रहा है क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठ करके स्वग्रही होकर के जन्म कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं, रोग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी जहां शुक्र की राशि बन रही है और शनि मंगल का प्रभाव पंचम भाव में। साथ ही साथ बुध वक्री है, ये कमजोर होता है। बुध इनकी कुंडली में वक्री है, रेवती नक्षत्र में बैठा है, खुद के नक्षत्र में है, तो व्यक्ति को जिंदा कर डालता है। पर समस्याएं हो सकती हैं और ये निस्संदेह होती है बात। ये अगर खत्म भी होगी तो 22 के दूसरे महीने से, जब आपकी कुंडली में सुखेश की स्थिति और एंट्री होगी, क्योंकि मंगल परिवर्तन में है शुक्र के साथ और ये एक बहुत अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भाव को देख रहे हैं पर वो वक्री हैं और नीच के हैं, डिग्री उनकी 22 अंश की बनती है, इस वजह से वो थोड़े से परिणाम शून्य बन रहे हैं। पर परिणाम वो देंगे भी तो द्वितीय भाव का भी देंगे। एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में अरिष्ट कुंडली को अगर देखता हूं तो वहां पे शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये अपनी राशि के हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास संपूर्ण आयु भी देंगे पर व्यक्ति को रोग भी देंगे। और एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में राहु केतु सूर्य और शनि के साथ आ रहे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से ये कमजोर हो रहे हैं और स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कैसे कमजोरी दिखा रहे हैं। आपको जितनी ज्यादा हो सके दान करने की प्रवृत्ति अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। चावल का दान हो, चीनी का दान हो, अन्न का दान हो और कोई भी अन्न हो, विशेषतया गेहूं का दान हो जाए, पुष्प का दान हो जाए, पुष्प माला अर्पित करिए भगवान को, पीला पुष्प अर्पित करिए, अगर हो सके तो गाय को गुड़ खिलाया करिए, अन्नदान पंछियों को किया करिए। और कम से कम अगर कुछ भी ना बन पड़े तो आप मेरे ऑफिस में एक बार जरूर संपर्क कर लीजिएगा। आपको कुछ ऐसे सूत्र बता दूंगा और कुछ ऐसे उपाय बता दूंगा जो आपकी समस्याओं के निजात के कारण बन जाएंगे और आप निस्संदेह ठीक हो जाएंगे। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली दीपक वर्मा जी की है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, 20 जून 1989 सुबह 9:15। श्रीमान ने बोली है बात की मेरी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कर दीजिए। बिल्कुल करूंगा, पर अभी थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं और लग्न में है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति से बचिएगा, किसी दूसरों को ट्रैप मत करिएगा। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह लग्न में मंगल है और वो भी नीच का है, बाकी के तीनों भाव खाली, मतलब चतुर्थ भी, सप्तम भी और दशम भी, बाकी के सारे ग्रह देखिए जन्म कुंडली में बाहर हैं। और ये भी खाली है भाव, नहीं होना चाहिए, ये भी खाली है भाव, ये भी नहीं होना चाहिए। तो लग्न में एक ग्रह बैठा नीच का, यहाँ का अधिपति चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के रोग में जा रहा है, शनि के साथ बैठा है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर होने की स्थितियां अभी बन रही हैं। और जो बीमारी माता जी को है या जो समस्या माता जी के साथ बनी है वो आपके साथ भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में अभी आपकी कुंडली में दशा चंद्रमा में शुक्र की चल रही है, तो ये स्थिति आपकी कुंडली में 2021 के 7वें महीने तक है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और अभी की स्थिति में चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न और माता भाव के अधिपति शुक्र, ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां देखिए और शुक्र यहां, ये दोनों सप्तमस्थ हैं, तो धन आदि मिलता रहेगा, व्यवसाय आदि अच्छा चलता रहेगा, काम भी आपका ठीक चलेगा, क्योंकि मंगल लग्न में जा रहे हैं पर नीच के जा रहे हैं, इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है एक निगेटिव। और सूर्य और शुक्र 12वें हैं, ये व्यक्ति को कई बार बुरे कर्मों को करने वाला भी बनाते हैं। हालांकि अब कर्क लग्न के हैं, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि और शनि की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की स्थितियां भी मजबूत हो रही हैं। गुरु और बुध लाभ भाव में, बुध और शुक्र का परिवर्तन होना ये अच्छी बात है, पर व्यक्ति को कई बार खर्चीला ज्यादा बनाता है। खर्च पे नियंत्रण जरूरी है, वाचाल नहीं होना है, आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिएगा और अपने पौरुषत्व का
बिल्कुल ही बचा करके रखना बनता है। आपकी कुंडली में नवमांश जो देख रहा हूं वो मीन का बन रहा है। लग्न के अधिपति मीन राशि के गुरु उसको देख रहे हैं, पर शनि और मंगल भी साथ में हैं। और ये स्थितियां, मंगल आपकी कुंडली में बनता है, भाग्य भाव का अधिपति वहां राहु और सूर्य के साथ हैं। अपने महत्वाकांक्षा को उतना ऊंचा मत उठाइएगा कि आपको कष्ट होने लगे, क्योंकि सूर्य 12वें है। ये अगर व्यक्ति के जीवन में जो चीज नहीं मिलती है तो यहां से ये व्यक्ति के समस्याओं को देने वाला भी हो जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो जन्म कुंडली के धन भाव का अधिपति होकर के शुक्र के साथ बैठा है। हालांकि धन और लाभ के अधिपति हैं दोनों, पर फिर भी धन के व्यय होने की स्थितियां ज्यादा दिख रही हैं। नेत्रों की समस्या हो सकती है, क्रमशः बाईं नेत्र के ज्यादा। वाणी अच्छी है, इसका आप लाभ ले सकते हैं, पर वाणी को वाचाल मत बनने दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन उतना ही जितनी की आवश्यकता है। गुरु और बुध लाभ दे सकते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और वो गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होकर के शुभ ग्रह की राशि में, और जन्म कुंडली में वो परिवर्तन योग में है शुक्र। ऐसी स्थिति में कि गुरु और बुध की दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी और पंचम भाव के अधिपति नीच में जाएंगे, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करनी चाहिए। ऐसे आपकी कुंडली में विवाह, पता नहीं आपने कुछ बोला नहीं है, पर एक बात बता देता हूं, तो दाम्पत्य का सुख भी ठीक है। पत्नी धनवान ही है और धन से युक्त ही होने वाली हैं, और वो प्रैक्टिकल भी हैं। थोड़ी उग्र होंगी, मुफट होंगी बोलने में, और कई बार वो दिमाग की शातिर भी होती हैं। पीठ पीछे देखती हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, और संदेहास्पद स्थितियों में व्यक्ति को कई बार वो ऐसी स्थितियों में होता है जैसे कि व्यक्ति पे संदेह करना एक प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्ति की, और व्यक्ति कई बार अधिकारपूर्ण बातें भी करता है। आपकी पत्नी के बारे में ये चीज बोल रहा था। कुंडली देखूंगा पर थोड़े दिन के बाद, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली और आज की आखिरी कुंडली, नाम है जातिका का तनिषा सीली। डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 1986, 13:40, धनबाद, झारखंड। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है। लग्न में ही चंद्रमंगल योग, लक्ष्मी योग इसे कहा जाता है। मंगल उच्च के हैं और बेहतरीन है, क्योंकि चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के। आपकी कुंडली कमजोर कहाँ है? बहुत अच्छी तो है। सूर्य केतु के साथ बैठे हैं। ये धार्मिक भावनाओं से व्यक्ति को ओतप्रोत रखते हैं। घर से थोड़ी सी दूर जाएंगे तो भी काम करेंगे अच्छा। यहाँ पे शुक्र मालव्य योग लगा रहे हैं, यहाँ मंगल रुचक योग लगा रहे हैं। गुरु अकेले हैं, पैसे ज़्यादा मत खर्च करिएगा। राहु है, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। यहाँ के अधिपति होकर के पराक्रम का व्यय भी करेंगे, वो कभी कभी मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। शनि यहाँ बैठा है वृश्चिक का, जिसका अधिपति मंगल उच्च का है। लाभ भी ठीक है, कई क्षेत्रों से पैसे कमा सकती हैं, इसके योग हैं। आपकी कुंडली में शुक्र और बुध 10वें स्थान में बैठे हैं। कैरियर तो कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च का वहाँ पे स्वग्रही होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अब उनकी स्थिति देखता हूं तो वो 26 अंश के हैं, तो स्वग्रही हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो स्थिति बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं विशाखा के हैं, तो विद्वान बनाते हैं, आपको विदुषी बनाते हैं। अब ये स्थिति बहुत अच्छी है, तो कुंडली खराब नहीं मैं कहूंगा। और नवमांश भी शुक्र यहाँ बैठे हैं वृषभ में, यानी कि यहाँ भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और यहाँ पे स्वग्रही अपनी साधारण राशि में। यहाँ पे सूर्य अपनी राशि के, और मंगल बुध और राहु यहाँ बैठे हैं। कई क्षेत्रों से पैसे, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट आपका कई क्षेत्रों में हो सकता है। और आपकी कुंडली में षडबल में सूर्य सर्वाधिक बलवान है, शुक्र शनि भी बेहतर हैं। काम कोई भी आसान हो जो कुर्सी पे बैठ करके करना हो, व्यवसाय कोई भी करना हो जो किसी को ऑर्डर देना हो, व्हाइट कॉलर जब आप आराम से पकड़ सकते हैं, जिसमें कपड़े गंदे ना होते हों, हाथ गंदे ना होते हों, आराम से बैठ करके कोई भी काम, जैसे कंप्यूटर पे बैठ करके कोई काम हो गया, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित कोई काम हो गया, आर्ट से संबंधित कोई क्षेत्र हो गया, कला क्षेत्रों से संबंधित कोई भी काम कर सकती हैं। व्यवसाय कोई भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनता है। आपकी कुंडली अच्छी है और बहुत अच्छी है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं, तो थोड़े से वो प्रभाव से कमजोर होंगे, भाग्य को कमजोर करेंगे। पर वहां पे धार्मिकता का भाव देखा जा रहा है, व्यक्ति को शुद्धता से। यहाँ पे राहु और सूर्य का असर होना व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, पर चंद्रमा है मजबूत, इस वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति मजबूत है और महत्वाकांक्षा से युक्त है, स्वाभिमानी है और पद धारण कर सकता है, तो व्यक्ति अपने अंडर में रह करके और रख करके कई लोगों का जीवन यापन अपने स्तर से कर सकता है और करा सकता है। जन्म कुंडली में भाग्य की स्थिति ठीक है। भाग्य में धर्म कर्माधिपति योग का लगा होना, लाभ के अधिपति का 10वें स्थान में जाकर के उच्च का होना, जन्म कुंडली में गुरु यहाँ बैठे हैं, इस वजह से धन को सही जगह पे खर्च करिएगा, ये बार बार बोल रहा हूँ। कुंडली ठीक है, बहुत अच्छी कुंडली है, खराब नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से कल उपस्थित होंगे कुछ विशेष और अलग तरीके के कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।